नमस्कार दर्शकों, हेल्थ फोर्टनाइट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से बीमारियों का चलन बढ़ता जाता है हमारी ह्यूमन काइंड में, कई वर्षों कई हजारों सालों से बीमारियों का एक हम देखते हैं स्रोत होता है, चला आ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बीमारियां इतनी आगे जाकर के मैनिफेस्ट होती जाती हैं कि उनको ट्रीट करने के लिए मेडिकल साइंस में स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को लेकर आना पड़ता है और उसके विशेषज्ञों की तैयारी करनी पड़ती है। तो उसी तरह की एक बीमारी की आज हम बात करेंगे जिसे हम अंग्रेजी में रिमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं, और एक ब्रॉड टर्म में अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम गठियाबाई के रूप में जानते हैं। हालांकि गठियाबाई एक बहुत छोटा टर्म है, लेकिन ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। इसके अंदर बताया जाता है कि 100 से अधिक बीमारियां होती हैं जिनका कि हमारे शरीर के जोड़ों से खासतौर से और मांसपेशियों से संबंध रहता है। तो आज हम दो तरह से हमारा जो है इंटरव्यू में हम चीज़ों को शामिल करने जा रहे हैं। पहली तो ये कि जो ब्रांच है रिमेटोलॉजी ये क्या है, और दूसरा इसके अंतर्गत जो गठियाबाई की बीमारी है और ख़ासतौर से इसके जो दो बड़े डिफरेंशिएटर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के जाने माने रिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल साहू, जो कि वर्तमान में भोपाल फ्रैक्चर हॉस्पिटल एवं पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में बतौर कंसल्टेंट रिमेटोलॉजिस्ट कार्यरत हैं और काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो रिमेटोलॉजी है एग्जैक्टली है क्या? ये जो ब्रांच एक नई आई हुई मानी जाती है, पिछले 30 से 40 वर्षों का इसका इतिहास बताया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। रोमेटोलॉजी मेडिकल साइंस की अपेक्षाकृत एक नई ब्रांच है जो पिछले 30-40 सालों में ज़्यादा विकसित हुई है। रोमेटोलॉजी शरीर के मांसपेशियों एवं जोड़ों से संबंधित बीमारियों के निदान एवं ट्रीटमेंट से संबंधित ब्रांच है। इस विशेषज्ञता को प्राप्त करने के लिए एमडी मेडिसिन या एमडी पीडियाट्रिक्स की डिग्री उपाधि प्राप्त करने के बाद 2 या 3 साल का अन्य कोर्स करना पड़ता है। थैंक यू सर। जैसा कि डॉक्टर साहब कहा जाता है कि जब ये ब्रांच एग्जिस्टेंस में नहीं थी तो उस समय मेनली इसका जो ट्रीटमेंट करने वाले विशेषज्ञ होते थे वो ऑर्थोपेडिशियंस होते थे, जो कि एक सर्जिकल ब्रांच मानी जाती है, लेकिन उनको जब पेशेंट पहुंचते थे तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी देना ही होता था। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि ये अस्थि रोग विशेषज्ञ होते हैं और जो रिमेटोलॉजिस्ट होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? जी, अस्थि रोग विशेषज्ञ एक सर्जिकल ब्रांच है, मतलब ऐसी ब्रांच जो सर्जरी से डील करती है। इसके विपरीत रोमेटोलॉजी एक मेडिकल शाखा है जो कि बीमारियों का इलाज दवाइयों के इलाज से करती है। जब रोमेटोलॉजी ब्रांच शाखा उपलब्ध नहीं थी तब गठिया रोगों का इलाज और अस्थि रोग विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस प्रगति करती जा रही है, बहुत से बड़े प्रकार गठिया रोगों के प्रकार अब हमें मालूम चल चुके हैं। उसको डील करने के लिए अलग विशेषज्ञता की ज़रूरत पड़ी, जिसको रोमेटोलॉजी नाम दिया गया। अब गठिया रोगों का इलाज रोमेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। तो सर, जैसा कि जोड़ों के दर्द को हम मोटे रूप में गठियाबाई के रूप में जानते हैं, या उसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं अर्थराइटिस, तो ये एग्जैक्टली है क्या? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जी, अर्थराइटिस या गठियाबाई कोई एक बीमारी नहीं है, अपितु यह लक्षण है उन बीमारियों के समूह का जो कि जोड़ों को प्रभावित कर उनमें दर्द एवं क्षति उत्पन्न करती हैं। वर्तमान में 100 से भी ज़्यादा प्रकार के गठिया रोग आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे आम गठिया रोग है ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके बाद आता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोराइटिक अर्थराइटिस, बच्चों में होने वाला गठिया रोग जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस, यूरिक एसिड बढ़ने के कारण गठिया, गाउट। कुछ विशेष समूह भी हैं जिनको कनेक्टिव टिश्यू बीमारियां, जिसमें ल्यूपस, शोगरन्स, मायोसाइटिस बीमारी आती हैं, और कुछ बीमारियां जो रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करती हैं जिनको हम वास्कुलाइटिस कहते हैं। ये सारी बीमारियां गठिया रोगों के लक्षण उत्पन्न कर सकती हैं। थैंक यू सर। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि ये जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की जब आप बात कर रहे हैं, जो मोटे जो दो डिफरेंशिएटर्स हैं, बाकी तो आपने बहुत सारे अलग अलग तरीके की ब्रांचेस उसके अंदर बताई हैं, तो इन दो के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये क्या डिफरेंस है? फिर इसके बाद हम आगे की चर्चा करना शुरू करेंगे आपसे। जी, ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे आम गठिया रोग है, लेकिन यह उम्र के बढ़ने के साथ में होने वाला गठिया रोग है।
इसमें उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में जो टूट फूट होती है उसके कारण इसके लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें जोड़ों में जोड़ों हड्डियों के बीच की जगह कम होने लगती है, जो हड्डियों के ऊपर में कार्टिलेज होती है वो घिसने लगती है, उसके अंदर का फ्लूइड कम होने लगता है, अंदर में कुछ कुशन्स होते हैं जिनको मेनिस्काई कहते हैं, उनमें घिसाव होने लगता है। यह बीमारी वृद्धावस्था की बीमारी है, मोस्टली 40 से 50 साल की उम्र में शुरू होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है यह बीमारी बढ़ने लगती है। तो सर इसको क्या मतलब डीजनरेशन से भी जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, ये डीजनरेटिव आर्थराइटिस है, उम्र के साथ होने वाली टूट फूट वाला गठिया रोग है। इसके विपरीत जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपने पूछा जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक सबसे आम सूजन के साथ होने वाला गठिया रोग है। सूजन के साथ होने वाला गठिया रोग मतलब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। यह तकरीबन 1% जनता को प्रभावित करता है। इसमें जोड़ों में सूजन, जकड़न एवं दर्द होता है। तो डॉक्टर साहब जैसा कि आपने बताया है कि इसकी 2 मोटी ब्रांचेस के बारे में हमने बात कर ली, तो एक में आप बताते हैं कि आपकी हड्डियों की टूट फूट होती है, कार्टिलेज वगैरह में जो श्रिंकेज आता है, मतलब कुल मिलाकर के हम देखें तो डीजनरेशन का काम हो रहा है, तो वो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्षेत्र में चला गया। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की आपने बात बताई जिसमें कि सूजन होती है, उसके बाद पेन होता है और जकड़न होती है। तो अब हम आज चूँकि हमारा विषय सर ये है कि हम रूमेटॉइड पे ही ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं, रूमेटॉइड को समझना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर साहब इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है या ग्रुप ऑफ बीमारी आप जिसको कह रहे हैं, तो इसका जो प्रेवलेंस है वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसा कि आपने बताया कि 3 से 4 गुना ज़्यादा समस्या महिलाओं में ही पाई जाती है, तो इसका क्या स्पेसिफिक कारण आप देखते हैं? जी, इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ जो महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती हैं, और दूसरा जो हार्मोन्स महिलाओं में होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों हार्मोनों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण यह बीमारी महिलाओं में अधिक पाई जाती है। थैंक यू सर। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हमारे दर्शकों की भी जिज्ञासा होगी कि ये होती क्यों है ये समस्या, इसके क्या रीज़न पाते हैं आप? जी, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और हार्मोनल फैक्टर्स का रोल है। जेनेटिक फैक्टर्स मीन्स हमारे शरीर करोड़ों जीन्स से मिलके बनता है, उसमें किसी एक जीन में विकार आ जाने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो कि WBCs और एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो शरीर की ही बहुत सारी कोशिकाओं पे आक्रमण करने लगती हैं। मतलब सिंपल भाषा में शरीर के सैनिक आतंकवादी बन जाते हैं, अपने शरीर पे आक्रमण शुरू कर देते हैं। जेनेटिक बैकग्राउंड होने के बावजूद भी कुछ लोगों में यह बीमारी नहीं होती है। उसके लिए ज़रूरी होता है कोई ना कोई ट्रिगर। आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि वायर्स डाल दिए हैं, स्विच लगा दिया है, लाइट भी लगा दी है, लेकिन जब तक आप स्विच को चालू नहीं करेंगे लाइट चालू नहीं होगी। उसी समान जब तक कोई ट्रिगर नहीं होता है तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज मरीजों में भी यह बीमारी शुरू नहीं होती है। बहुत सारे ट्रिगर्स उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे मुख्य ट्रिगर अभी तक जो पाया गया है उसमें स्मोकिंग का रोल पाया गया है। स्मोकिंग के कारण यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, जैसे कि चोट लग जाना, किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाना, कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ या कभी कभार कुछ विशेष खाद्य पदार्थ भी इस बीमारी की शुरुआत कर सकते हैं। तो थैंक यू सर। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये जो बीमारी है हम कैसे पता लगाएं कि ये शरीर में प्रवेश कर गई है, और इसके कोई ऐसे लक्षण जो दिखाई दें जिससे हमें समझ में आए कि बीमारी हमारे शरीर में आ गई है और अब हमें चिकित्सक की सलाह की ज़रूरत है। जी, बहुत अच्छा सवाल। और हम OPD में कई मरीज़ देखते हैं जिनको सालों तक इस बीमारी के लक्षण होते हैं, लेकिन वो यह पता नहीं चल पाता उनको कि उनको यह बीमारी है। तो लक्षणों को समझना ही निदान की पहली सीढ़ी है। यह बीमारी शरीर के बहुत सारे छोटे एवं बड़े जोड़ों को प्रभावित करती है, जैसे कि हाथों के छोटे छोटे जोड़, कलाई, कोहनी, कंधा, घुटना, टखना एवं पाँव के छोटे छोटे जोड़ों को यह बीमारी प्रभावित कर सकती है। उनमें यह प्रभाव डालकर जोड़ों में सूजन उत्पन्न करती है, जिससे मरीजों को जोड़ों में दर्द, सूजन एवं जकड़न उत्पन्न होती है। इस दर्द की विशेषता यह है कि जब भी मरीज़ आराम करता है, जैसे कि देर रात्रि या प्रातःकाल, ये जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। इसके साथ में जकड़न भी होती है, जो कि सामान्यतः 30 मिनट से ज़्यादा तक रहती है। जैसे ही मरीज़ अपना दैनिक कार्य करना शुरू करता है,
जोड़ों में दर्द एवं जकड़न धीमे धीमे कम होने लगती है। इसके अलावा भी 50% से ज़्यादा लोगों में कुछ लक्षण आते हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स कहते हैं, जिनमें आम लक्षण है बुखार, जो कि किसी भी मरीज को हल्का हल्का बुखार लगातार या बीच बीच में होता रहता है। इसके अलावा शरीर में कमज़ोरी होना, भूख कम लगना, वज़न कम होना, थकान लगना, ये सब भी बहुत आम लक्षण है। तो सर, ये जो आपने लक्षण बताए हैं, इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि अब पेशेंट को मान लीजिए समझ में आ रहा है कि मेरे को हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तरफ इशारा हो रहा हो। तो जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसको आप किस तरह से डायग्नोस करते हैं, किस तरह से आप एसर्टेन करते हैं कि ये समस्या रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही है? जब भी कोई मरीज किसी रूमेटोलॉजिस्ट के पास ये लक्षणों के साथ जाता है या जोड़ों के दर्द के साथ जाता है, तो उसके लक्षणों को विस्तार में समझना बहुत ज़रूरी है। अन्य बीमारियां जो गठिया रोग उत्पन्न कर सकती हैं, उनको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। उसको उचित परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कुछ ब्लड की जांचें होती हैं, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी, इसके अलावा एक्सरे और सोनोग्राफी का भी यूज़ किया जाता है। ये सारे कारकों को ध्यान में रख के बीमारी का निदान किया जाता है। तो सर, अब हमने जांच के बारे में बात कर ली, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा इसमें कि कई बार होता है कि जैसा आपने बताया कि बहुत लंबे समय तक लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं। उनको लगता है कि सुबह थोड़ी देर का दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद तो सारी चीज़ें रूटीन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है हमको, और लंबे समय तक ये सिलसिला जारी रहता है। तो अगर कोई पेशेंट है जो इस समस्या से पीड़ित है, अगर लंबे समय तक इस बीमारी को इग्नोर करता है, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता है, तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस उसके जीवन में आ सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल। कॉम्प्लिकेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशंस हम आर्टिकुलर एवं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर में डिवाइड करते हैं। आर्टिकुलर मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो जोड़ों को प्रभावित करते हैं। यह किसी भी मरीज को यदि लंबे समय तक यह बीमारी चलती रहे और उसकी बीमारी काफ़ी गंभीर हो और उसको उचित इलाज ना मिले, तो उसके जोड़ों में विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिसको हम डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशंस मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो जोड़ों के बाहर के अंगों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आँखों में सूखापन, शोगरन सिंड्रोम हो सकता है, आँखों में लालपन, जिससे एपिस्क्लेराइटिस एवं स्क्लेराइटिस कहते हैं। फेफड़ों को भी यह बीमारी प्रभावित कर सकती है, जिससे फेफड़ों के बाहर की झिल्ली में पानी भरा सकता है, जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। फेफड़ों में सिकुड़न आ सकती है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कहते हैं। शरीर की रक्त वाहिकाओं को यह बीमारी प्रभावित करती है, जिससे वैस्कुलाइटिस उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी यह बीमारी गुर्दों को प्रभावित कर सकती है एवं हृदय को भी प्रभावित कर सकती है। तो ऑटोइम्यून बीमारी होने के कारण यह बीमारी कि शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। लेकिन ये सब कॉम्प्लिकेशंस तब होते हैं जब किसी भी मरीज को उचित इलाज ना मिले। उचित इलाज मिलने पर ये सब कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। जी, तो दर्शकों, देखा आपने कि ये ऑटोइम्यून बीमारी है, हम जिसको समझते हैं कि केवल इसका जो दायरा है वो हाथ पैरों के मतलब जो जोड़ हैं उन तक है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि अगर लंबे समय तक हम इसको इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे फेफड़ों को, हमारी आँखों को, हमारे ब्लड स्ट्रीम को, हमारे हार्ट को, हमारी किडनी को, मतलब तमाम अंगों को ये अफेक्ट करती है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ जाता है। और अगर हम समय रहते ट्रीटमेंट लेते हैं तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो जी डॉक्टर साहब, इसके बारे में, इस बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब अक्सर कहा जाता है कि ये बीमारी जो होती है लाइफ टाइम चलती है, और पुराने लोग तो ये तक बोलते हैं कि भाई आई है तो अपनी ज़िंदगी के साथ ही जाएगी। तो क्या इस बीमारी के कुछ उपचार अवेलेबल हैं? अगर हैं तो थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसे कि आपने पूछा है कि ये बीमारी लंबे समय चलती है, तो हाँ, ये बीमारी लंबे समय तक चलती है, क्योंकि ये किसी न किसी जेनेटिक विकार के कारण होती है, जीन में विकार होने के कारण होती है। तो जब तक जीन में विकार बना हुआ ये बीमारी बनी रहेगी, और जब तक जीन थेरेपी नहीं आ जाती, हम इस जीन के विकार को सुधार नहीं कर सकते। तो यह लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती हैं। कई केसेस में ये ज़िंदगी भर चलती हैं, लेकिन ट्रीटमेंट इतना अच्छा अब उपलब्ध है कि इनके लक्षणों को पूरा दबाया जा सकता है, और कुछ समय ट्रीटमेंट लेने के बाद मरीज़ों को यह महसूस भी नहीं होता है कि उनको कभी बीमारी थी भी। वो सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन उनको लंबे समय तक सुपरवाइज्ड ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है।
लोगों में ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि यह बीमारी लाइलाज है। ये बहुत गलत भ्रांति है। यह बीमारी पूर्णतः कंट्रोलेबल है। इसका बहुत अच्छा इलाज अब आखिरी के 20-30 सालों में आ गया है। इसमें बहुत सारी प्रकार की दवाइयाँ हैं जो गंभीर से गंभीर प्रकार की बीमारी को भी कंट्रोल कर सकती हैं, जिसमें कुछ हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं, लक्षणों को तत्काल प्रभाव डालती हैं, जिनमें स्टेरॉइड्स नामक दवाइयाँ और पेन किलर जिनको एनसेड्स कहते हैं। स्टेरॉइड्स कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो जोड़ों की सूजन को जल्दी कम करके उनमें दर्द में राहत प्रदान करती हैं और उनका कुछ समय तक इस्तेमाल करना उचित है। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि मरीज़ स्वतः ही ये दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करते रहते हैं। लंबा समय सेवन करने से स्टेरॉइड नामक दवाइयाँ शरीर में बहुत सारे प्रकार के दुष्प्रभाव कर सकती हैं। इसी प्रकार की पेन किलर जिनको हम एनसेड्स कहते हैं, वो दर्द कम करने के साथ साथ जोड़ों की सूजन को भी कम करती हैं, लेकिन यह दवाइयाँ भी लंबे समय तक नहीं खाई जा सकती क्योंकि यह किडनी और पेट में समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स यानी डीमार्ड्स कहते हैं, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलेजीन, लेफ्लोनामाइड, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ये कन्वेंशनल सिंथेटिक डीमार्ड्स होती हैं। कुछ नई दवाई हैं जिसको हम जैक इनहिबिटर कहते हैं, जिसमें टोफासेटिनिब, बेरिसेटिनिब दवाइयाँ हैं और यह बहुत ही शक्तिशाली दवाई हैं, गंभीर से गंभीर बीमारी को भी कंट्रोल कर सकती हैं। और सबसे पावरफुल या शक्तिशाली दवाइयाँ जिनको हम बायोलॉजिक इंजेक्शन कहते हैं, जो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कुछ चमड़ी में लगाए जाते हैं, कुछ नसों में लगाए जाते हैं। तो दवाइयों का सही इस्तेमाल करके बीमारी को पूर्णतः कंट्रोल किया जाता है। दवाई का चयन बहुत सारे कारकों को ध्यान में रख के, जैसे कि मरीज़ की बीमारी कितनी गंभीर है, कौन सी बीमारी है, उसको कौन कौन सी और भी बीमारी हैं, जैसे कि किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है या डायबिटीज़ की बीमारी है, स्मोकिंग करते हैं क्या, यदि मरीज़ प्रेग्नेंट है या नहीं है। ये सब कारकों को ध्यान में रख के एक उचित दवाई का चयन एक रोमेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है और इससे लक्षणों को पूर्णतः कंट्रोल किया जा सकता है। जी, तो देखा जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं दर्शकों कि ये बीमारी जो है अब लाइलाज नहीं रह गई है। जो पुरानी धारणाएं थी कि जिसमें लोग कहते थे कि ये बीमारी मतलब मृत्यु के साथ ही जाती है, लेकिन अब इसके काफ़ी अच्छे उपचार अवेलेबल हो गए हैं। बस ये है कि आप राइट टाइम पर राइट जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास पहुंच जाएं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि किस मरीज़ को किस दवाई को देना है, कितने डोज देने हैं, तो वो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। इसके लिए आप अपना सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। तो सर इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो बीमारियां होती हैं इसके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होने चाहिए, फूड और डाइट का ध्यान रखना चाहिए, कुछ परहेज बताए जाते हैं। तो इस बीमारी को लेकर के भी क्या कुछ आप डाइट सजेस्ट करेंगे और कुछ परहेज सजेस्ट करेंगे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर मरीज़ हमसे ओपीडी में ये सवाल करते हैं कि मुझे अपना खान पान कैसा रखना चाहिए, मुझे क्या चीज़ों का परहेज़ रखना चाहिए। तो दुनिया भर में अभी बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं और ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ, फिक्स्ड खाद्य पदार्थ नहीं मिला है जिससे बीमारी की गंभीरता बढ़ सकती है। तो जैसे आए दिन हमको मरीज़ बोलते हैं कि मैंने खट्टा खाना बंद कर दिया, बादी की चीज़ें खाना बंद कर दी हैं, तो ऐसा नहीं है। इन खट्टे या बादी वाली चीज़ों से बीमारी नहीं बढ़ती है। अपितु यदि ये सब दवाई खाद्य पदार्थ बंद कर दिए गए तो शरीर में बहुत सारे पोषणों की, मिनरलों की, आयरन की कमी हो सकती है। तो एक संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है, संतुलित पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रकार का परहेज़ इसमें इन बीमारियों में नहीं है, लेकिन कुछ प्रकार के परहेज़ ध्यान में रखना चाहिए जो कि बढ़ती उम्र और हार्ट अटैक और लकवे से संबंधित होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा तले हुए खाद्य पदार्थ या प्रोसेस्ड फूड या पैक्ड फूड का सेवन कम करना चाहिए। इसके विपरीत हरी सब्जियां, फल, इनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। और उम्र बढ़ने के साथ जो एथेरोस्क्लेरोसिस नामक प्रक्रिया होती है जिसमें रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल के थक्के जमने लगते हैं, उसको भी कम करने में मदद मिलती है। तो हरी सब्जियों का और संतुलित पौष्टिक भोजन का सेवन करें और प्रोसेस्ड फूड्स और फ्राइड चीज़ों का थोड़ा सेवन बंद रखें। एक और प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है, जैसे कि फ़िश ऑयल हो गया
या फ्लैक्स सीड्स हो गए, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जिसका थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन कम करने का रोल पाया गया। तो ऐसे मरीज़ जिनको हल्की फुल्की बीमारी है उनको ओमेगा 3 फैटी एसिड नामक पदार्थों से भी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन यह बहुत कम केसेस में ही संभव है। जी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि मोटे तौर पर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा किसी परहेज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्रोसेस्ड फूड हुआ, पैकेज फूड हुआ और आपके फ्राइड तरह का जो खान पान है उससे हमें बचना चाहिए। अब सर बात आती है कि ज़्यादातर बीमारियों के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक्सरसाइज भी इन्वॉल्व अगर हम कर लेते हैं तो हमें जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो क्या आर्थराइटिस जिसकी हम बात कर रहे हैं इसमें एक्सरसाइज का भी रोल होता है इस बीमारी से हमको उबरने के लिए? कई बार हम कई पेशेंट देखते हैं जो सिर्फ कसरतें करते रहते हैं, व्यायाम करते रहते हैं और बोलते हैं कि मैंने व्यायाम से अपनी बीमारी को कंट्रोल कर लिया है। तो ऐसा नहीं है, ये ट्रीटमेंट के दो अलग पहलू हैं। एक दवाई होती हैं जो दवाई इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कंट्रोल करने में मदद करती है, और दूसरा एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जो कि शरीर की विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों को मजबूत करने में फ़ायदा करती है। यदि किसी भी गठिया रोग के मरीज़ को लंबे समय से बीमारी है और उसके हाथों या पाँव की मांसपेशियां बहुत पतली पतली हो गई हैं, तो उनको रेंज ऑफ मूवमेंट और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज एडवाइस की जाती हैं, जिससे कि जोड़ों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत किया जा सके। उन मांसपेशियों को मजबूत करने से जोड़ों का अलाइनमेंट सही किया जा सकता है, हाथों के काम करने का फंक्शन बढ़ाया जा सकता है। तो रेंज ऑफ मूवमेंट और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज गठिया के मरीजों को एडवाइस की जाती हैं, लेकिन ये उनमें एडवाइजेबल हैं जिनको लंबे समय से गठिया के कारण मांसपेशियों में कमज़ोरी आ गई है। जी, तो थैंक यू वेरी मच सर आज की जानकारी के लिए। दर्शकों, हम समझते हैं कि जो डॉक्टर साहब ने आज आपको काफ़ी विस्तार पूर्वक रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बताया है, इससे आपको इस बीमारी को जानने और समझने में मदद मिली होगी। अगर आपके इस बीमारी से जुड़े हुए कुछ और भी प्रश्न हैं तो आप हमारे इनबॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। जब हम डॉक्टर साहब से अगली मुलाकात करेंगे तो कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर ले सकें। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।